ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। विखराओं की राय पर पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। 1947 में हम लोगों से अलग हुआ था। देखिए, ये पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और जो बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। ये भी 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बीते दिनों पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए, ये सन 2000 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। अलग देश आजाद होने की बात करता है कि अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों समेत कई लोग मारे गए। हालात इतने बिगड़े कि फौज और राजनीतिक दलों को आनन फानन बैठक बुलानी पड़ी। ट्रेन हाईजैक कर ली थी इसने। पाकिस्तान के हालिया घटनाक्रम ने कई अनकहे और कटु सत्य उजागर किए हैं। पहला यह कि पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं है, अपितु उपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए बनाई गई एक कृत्रिम इकाई है। दूसरा, विश्व के लिए मानचित्र, विश्व के लिए दूसरा, अब देखिए, विश्व के जिस मानचित्र पर पाकिस्तान है वहां का अधिकांश लोग इस्लाम के नाम पर ना तो देश का विभाजन चाहते थे और ना ही पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन करते थे। कई आज भी उसके विरोधी हैं। और तीसरा, इस्लाम के नाम पर वैश्विक मुस्लिम सहयोग एकता को बल देता उम्मा केवल किताबी बात है और इसका व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं है। सुर्खियों में छाए बलूचिस्तान की बात करें तो उसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं के भारत पर हमले के बाद यहां इस्लाम का प्रभाव बढ़ा है। हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता मंदिर आज भी यहाँ विद्यमान है। ब्रिटिश हुकूमत के समय बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। 1876 में दोनों के बीच संधि हुई और वह सशर्त ब्रिटिश अधीनस्थ राज्य बन गया। 1947 में विभाजन के बाद कलात ने स्वतंत्र रहने का अधिकार चुना, लेकिन 1948 में जिन्ना के निर्देश पर पाकिस्तानी सेना ने इसे बलपूर्वक हड़प लिया। तब से यह बलूच राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भर के संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। पाकिस्तान में अलगाववाद केवल बलूचिस्तान तक सीमित न होकर सिंध और पश्तून क्षेत्र तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान के अतिरिक्त सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी विभाजन पूर्व इस्लाम के नाम पर अलग देश का विरोध था। सिंध इत्तेहाद पार्टी के शीर्ष नेता अल्लाह बख्श मोहम्मद उमर शुमरो अविभाजित भारत में सिंध के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने मजहब के आधार पर अलग देश बनाने की अवधारणा को इस्लाम विरोधी बताया था। 1943 में अल्लाह बख्श की हत्या कर दी गई और जिससे मुस्लिम लीग के साथ होने का संदेह जताया गया। 1945 तक अविभाजित पंजाब में भी पाकिस्तान के लिए कोई राजनीतिक समर्थन नहीं था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में पंजाब के लोगों ने घोर मजहबी मुस्लिम लीग के बजाय सेकुलर यूनियनिस्ट पार्टी को चुना। इस दल ने सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में अकाली दल और कांग्रेस के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाई। सिकंदर ने 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उनके निधन के बाद रसूखदार मलिक खिजर हयात तिवाना ने 1942 में पंजाब सरकार की बागडोर संभाली। जिन्ना ने तिवाना पर दबाव बनाया, लेकिन तिवाना झुके नहीं और पंजाब में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के साथ मिलकर काम करने की घोषणा कर दी और इससे खिन्न जिन्ना ने पंजाब में मजहबी उन्माद भड़काए। यूनियनिस्ट पार्टी बिखर गई और 1946 के चुनाव में पंजाब मुस्लिम लीग की झोली में चला गया। राजनीति से संन्यास लेकर जब तिवाना अक्टूबर 1949 में नवगठित पाकिस्तान के पंजाब पहुंचे, तब वहां की इस्लामी सरकार ने खुन्नस निकालते हुए उनकी अपार संपत्ति जब्त कर ली। मजहबी उत्पीड़न से बचने के लिए वह अमेरिका जाकर बस गए और 1975 में वहीं अंतिम सांस ली। और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान के लिए समर्थन नहीं था। 1946 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को व्यापक समर्थन नहीं मिला था। अब्दुल गफ्फार खान की कर्मभूमि ने विभाजन का कड़ा विरोध किया था और इसी तरह जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगला पहचान को पाकिस्तानी सत्ताधिष्ठान बार बार कुचलता रहा, तब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उठी विद्रोह की आग ने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया। यह स्थिति बलूचिस्तान में दिख रही है और इस बीच पहली बार नहीं है जब उम्मा पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। यह उम्मा
वाकई व्यवहारिक है तो सऊदी, ईरान, तुर्की, सीरिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शत्रु भाव का कारण क्या? अहमदिया मुस्लिमों की पाकिस्तान निर्माण में बहुआयामी भूमिका थी। 1940 में पाकिस्तान के मजहबी विचार को अहमदिया मुस्लिम मोहम्मद जफरुल्लाह ने ही लेखबद्ध किया था। वह पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ पैरवी भी करते दिखे। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तब अहमदिया मुस्लिमों के खलीफा मिर्जा बशीर उल दीन महमूद अहमद ने भारतीय सेना के खिलाफ फुरकान फोर्स जैसा सैन्य बल बनाया। सोच लिए कि इस्लाम के नाम पर सपनों के जिस देश के लिए अहमदिया मुसलमान लड़े, उसी पाकिस्तान में उन्हें मजहबी कारणों से 1974 में गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। तब से वे भी अन्य काफिरों की भांति मजहबी प्रताड़ना के शिकार हैं। पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं बल्कि एक ऐसी विषाक्त वैचारिक परियोजना है जिसकी नींव केवल भारत हिंदू विरोधी घृणा पर केंद्रित है। 12 मार्च को ही पाकिस्तानी पंजाब के शिक्षा विभाग में ने अनैतिक अश्लीलता के नाम पर स्कूल कॉलेजों में हिंदी गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिर पश्चिमी नाच गानों पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? यह पाकिस्तान की पहली विडंबना नहीं है। पाकिस्तान अपनी मौलिक पहचान को भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से काटकर खाड़ी देशों की अरब संस्कृति में समाहित करने का असफल प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान में 40% से अधिक लोगों के पंजाबी भाषी उर्दू अंग्रेजी राजभाषा होने के बाद भी विदेशी फारसी लिपि में कौमी तराना राष्ट्रगान होना इसका ही परिणाम है। इन्हें विरोधाभासों के कारण पाकिस्तान गहरे सामाजिक भौगोलिक आर्थिक संकट में है, जो उसे लंबे समय तक एक इकाई के रूप में एकजुट नहीं रहने देगा। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम क्या है? इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है बलवीर पुंज साहब के द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं। आक्रांताओं की महिमा मंडन की बीमारी। हाल ही में महाराष्ट्र के सापा विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब के महानता का बखान करते हुए उसका गुणगान किया। विरोध के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उससे देश की राजनीति में उबाल आ गया। नागपुर में तो हिंसा भी हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ये आप देखिए, घायल भी हो गए। देश का आम जनमानस औरंगजेब को बर्बर ही मानता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग उसे दयालु और महान शासक बताने में लगे रहते हैं। किसी शासक को महान या क्रूर बताने से पहले हमें उसके व्यक्तित्व, उसके शासनकाल में अपनाई गई नीतियों और उसने अपनी प्रजा से किस प्रकार व्यवहार किया आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। औरंगजेब का आकलन तथ्यों पर कम और सुनी सुनाई बातों और धार्मिक पूर्वाग्रहों पर अधिक होता है। इस क्रम में कई बार उसके ही दरबार की ओर से लिखी गई बातों को भी अनदेखी कर दी जाती है। किसी राजा को महान तभी कहा गया जब उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया और जिसके शासन में प्रजा पर करों का बोझ कम से कम रहा हो, धार्मिक भेदभाव ना किया गया हो तथा साहित्य, कला, व्यापार, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में राज्य ने चहुमुखी प्रगति की हो। कुछ तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने औरंगजेब की कट्टरता के कारण ही उसे आदर्श समझकर उसकी महिमा मंडन किया और जिंदा पीर की उपाधि दी। बाद के कुछ इतिहासकारों ने भी उससे इसी आधार पर उसका महिमा मंडन किया, जो तथ्यों से मेल नहीं खाता। क्या उसे सिर्फ इसलिए महान कहा जाना चाहिए कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग पर राज किया? बड़ा राज्य शासक की महानता का प्रमाण नहीं है। औरंगजेब ने जिस प्रकार गद्दी प्राप्त की उस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तब उत्तराधिकार अन्य दावेदारों और शासकों का कत्ल करके ही हासिल किया जाता था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के जीवित रहते ही गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों से युद्ध लड़ा। उसने अपने भाई दारा सिकोह को यह झूठा आरोप लगाकर मारा कि उसने इस्लाम के विरुद्ध कार्य किया और उसने दारा को निर्ममता से मारा और आप देखें उसका सिर कलम कर पिता शाहजहां को तस्तरी में पेश किया। क्या इसे हद दर्जे की क्रूरता नहीं कहा जाएगा? उसने दारा के पुत्र सुलेमान और अपने भाई मुराद को भी धोखे से मरवाया। उसने अपने पिता शाहजहां को पानी के लिए तड़पाया और मरते दम तक कैद खाने में रखा। शाहजहां के जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ। उसके डर से अन्य दरबारी भी जनाजे में शामिल नहीं हो सके। शाहजहां को मामूली नौकरी और किन्नरों द्वारा दफनाया गया। और जो यह साबित करना चाहता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को भी नौकरी दी, तो उन्हें यह जानना चाहिए कि इसके पीछे उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि शिवाजी तथा उनके वंशजों को बस में करने के लिए वह उन सभी हिंदू सरदारों को अपनी सेना में भर्ती कर उन्हें जागीरें देता गया जो उनके विरोध में थे। 2-3 जागीरदारों को छोड़कर अन्य हिंदू जागीरदार औरंगजेब के दरबार में उच्च पदों पर नहीं थे। औरंगजेब ने यह कोशिश की कि हिंदुओं को प्रशासन में कम से कम अवसर दिए जाएं और इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए उसके राजस्व विभाग में लगे हिंदुओं को नौकरी से हटाने का कार्य किया। किंतु
जब लगान वसूलने का कार्य संभव नहीं हो सका, तब उन्होंने हिंदुओं को पुनः नियुक्तियां दी। विद्रोही सभी विद्रोह सभी शासकों के काल में होते रहे, किंतु औरंगजेब के सनक भरे तौर तरीकों के चलते उसके काल में विद्रोहों की झड़ लग गई थी, और उसके खिलाफ राजपूतों, जाटों, बुंदेलों, सिखों, सियों एवं सन्यासियों के विद्रोह देखने को मिलते रहे। उसे सबसे अधिक नुकसान मराठों ने पहुंचाया, वह उनसे पार नहीं पा सका। अकबर ने गैर मुस्लिमों से जिस जबरिया, उगाही, जजिया पर रोक लगाई थी, औरंगजेब ने उसे फिर से शुरू किया था। लगभग उसी समय उसने हिंदू व्यापारियों पर लगाए जाने वाले कर को भी दुगना कर दिया, मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला कर पूर्णतः समाप्त कर दिया। और जिस तरह उसने बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशवनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर के अतिरिक्त सैकड़ों मंदिरों को तुड़वाया, वह उसके मतांध होने का प्रमाण है। और उसने सिखों के नौवीं गुरु तेग बहादुर उनके साथियों को इसलिए निर्मलता से मारा क्योंकि वे इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं थे। गैर मुस्लिमों का मतांतरण करने के लिए उसने ऐसी नीति बनाई, और जिसके तहत यदि चोर, डाकू, हत्यारे इस्लाम स्वीकार कर लेते तो उन्हें छोड़ दिया जाता था। और उसने अकबर द्वारा पिछले झरोखा दर्शन, तुला दान जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया, और उसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वह रात भर जाकर राजकीय कार्य करता था। इसके पीछे वास्तविकता यह है कि वह किसी पर, और यहां तक कि अपने पुत्र पुत्रियों, दरबाइयों पर विश्वास नहीं करता था, और इसलिए सारे कार्य स्वयं करता था। औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण ही मुगलों का पतन हुआ, और जिसके काल में बहुसंख्यक समाज पर भयानक अत्याचार हुए, और जिसके काल में भीषण वित्तीय संकट आया, और जिसके काल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, कि ऐसे शासक को महान कहा जा सकता है। वास्तव में ऐसे क्रूर और असफल शासक को महान बताना मानसिक दिवालियापन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेखक, इतिहासकार, इनका नाम है प्रवीण लखेरा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो अच्छा इंसान था, उसने मंदिरों को दान दिया, उसके शासन में हिंदू राजा भी हुआ करते थे, हिंदू लोग भी शामिल हुआ करते थे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। विलासिता का मूल, विलासितापूर्ण जीवन जितना सुख देता है, वह सब बड़ी कीमत वसूलता है। ऐश्वर्य भोगने वाले संपन्न लोग भी अक्सर उलझनों में फंसते रहते हैं। प्रेम का अभाव होता है, जीवन में सहजता नहीं हो रहती, हर पल जटिलता और कठोरता का दुख बिखरा रहता है। इतनी विषम स्थितियों के बाद भी लोग न जाने क्यों ईश्वर के सुख को त्यागने में परहेज करते हैं। बड़े बड़े महलों के सुरक्षित समझे जाने वाले द्वार और सलाखों को तोड़े बिना, और बगैर किसी आहट के ना जाने कब अशांति घुसकर उन्हें पिंजरे में कैद कर देते हैं, और जिसमें रहने वाले प्राणी जीते नहीं फड़फड़ाते रहते हैं। विलासिता का सुख उस रोलर कोस्टर झूले के समान है, जो ऊंचाई पर ले जाकर आनंद से सराबोर कर एक नशा तो देता है, किंतु फिर उतनी ही तेजी से के साथ नीचे फटक देता है। ऊपर जाने में सुख और नशा है, लेकिन नीचे गिरने पर दिल की जो दयनीय दशा होती है वह असहनीय होती है। और इसी तरह सुख सुविधाएं जुटाने की असीमित इच्छाएं उन गीली लकड़ियों जैसी हैं, जो जलकर ऊष्मा नहीं दे पाती हैं, बल्कि उपलब्ध सुख को भी दुख के धुएं से धूमिल मिलकर देती हैं। हम फिर भी अपनी इच्छाओं को संकुचित करने की ना सोचकर कार्यों को ही घटाने में लगे रहते हैं। स्थिति और भी विषम तब हो जाती है जब जरूरत की लक्ष्मण रेखा को लांघा जाता है। जरूरत के साथ जीने में दुख नहीं, किंतु सभी की जरूरतें एक सीमा के अंतर्गत होती हैं। हर कोई थोड़े अधिक श्रम से उसकी भरपाई भी कर लेता है, लेकिन आकांक्षाओं का सागर अनंत और असीमित होता है। उसे कितना ही भरो वह खाली ही रहता है। यही खालीपन का एहसास हमें लगातार दुखी करता रहता है। हम अपना सोच बना लें, जितनी मेरी आवश्यकता है उतना मेरे पास होना चाहिए, जितना मेरे पास है उतनी ही मेरी आवश्यकता है और रहेगी। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा। शहरीकरण की चुनौतियां। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 शेरवा अमिताभ कांत ने रायसीना डायलॉग के मंच से देश के विकास में सतत शहरी विकास की महत्ता के बारे में जो कुछ कहा है, उसे हमारे नीति नेता समझें और शहरों को समस्याओं से मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं तो बेहतर है। अमिताभ कांत ने यह जो कहा कि शहर विकास और नवाचार समृद्धि के केंद्र है, वह कोई नई अनोखी बात नहीं है। यह पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है कि शहर विकास के वाहक हैं। भारत में भी कुछ शहर इसके परिचायक हैं, और यह इस उदाहरण से साबित होता है कि मुंबई का सकल घरेलू उत्पाद 18 भारतीय राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। इसी तरह नोएडा का सकल घरेलू उत्पाद कानपुर से 12 गुना अधिक है। यह निराशाजनक है कि शहरों की इस महत्ता से परिचित होने के बाद भी उनमें नियोजित
विकास सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि वे समस्याओं से घिरते जा रहे हैं और बढ़ती आबादी के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। यह तब है जब आप देखिए यह बार बार सामने आ रहा है कि आने वाले समय में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ेगी और इसे देखते हुए होना तो यह चाहिए कि शहरों के समुचित विकास पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए। उन्हें इस तरह विकसित किया जाए कि उनमें उद्योग धंधे तेजी के साथ फले फूले सकें। और आवश्यकता केवल यह नहीं कि शहरीकरण की चुनौतियों से पार पाने पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए, बल्कि यह भी है कि विकास के मामले में हमारे शहर एक दूसरे से होड़ लें, प्रतिस्पर्धा करें। आज देश में कई मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा आदि होने चाहिए। वैसे तो इसकी चिंता केंद्र और राज्य सरकारों को भी करनी होगी, लेकिन सबसे अधिक सजगता का परिचय नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को देना होगा। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और संवारने के बजाय अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं। और इससे भी खराब बात यह है कि वे ऐसा करते हुए न केवल विकास की अनदेखी करते हैं, बल्कि शहरी जीवन की समस्याएं बढ़ाने वाले काम करते हैं। इसी कारण हमारे शहरों में अतिक्रमण, प्रदूषण आदि बेलगाम होता दिखता है। झुग्गी बस्तियां खत्म होने के वजह बढ़ती चली जा रही हैं। यह वोट बैंक की सस्ती राजनीति का ही नतीजा है। हमारे औसत पार्षद, मेयर आदि अपनी मूल जिम्मेदारी का निर्वाह ही नहीं करते। यदि हमारे शहरों को वास्तव में विकास का इंजन बनाना है तो फिर नगर निकायों के प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अच्छी तरह विकसित शहर अर्थव्यवस्था को बल देने के साथ रोजगार के केंद्र बनते हैं और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। अब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन सब को वहाँ उल्लेख कर सकते हैं। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, तो इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इस तरह के संगठनों से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे जाते हैं, तो इनमें जरूर याद रखा करिएगा। भारत भी इसका मेंबर है। जेलों में भ्रष्टाचार, याद देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला कारागार में अवैध फोन बूथ चलाकर कैदियों से कमाई की घटना ने प्रदेश की जेलों का वह सच सामने रखा, और जिससे आप देखते हैं कि अधिकारी जानबूझकर अनजान बनते रहे। देखने में आया कि जेलों का भ्रष्टाचार संगठित रूप से चलता है और इसमें हर श्रेणी के अधिकारी, कर्मचारी और कैदियों को मिली भगत होती है। जेल की दुनिया बड़ी छोटी होती है और उसमें उसके भीतर क्या कुछ चल रहा है इसे आसानी से पता किया जा सकता है। किसी जेल में फोन बूथ चलता रहे और अधिकारी कहें कि उन्हें खबर नहीं थी, तो यह उनकी अक्षमता की मानी जाएगी। और इस तरह की घटना सामने आने के बाद अब गाजीपुर के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया। और इससे यह बात भी साबित होती है कि ईमानदारी से जेलों का निरीक्षण किया जाए तो सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। जेलों में संगठित भ्रष्टाचार के मामले पूर्व में भी सामने आते रहे, लेकिन इन पर स्थायी रूप से नियंत्रण अब नहीं लग पाया। यह हर सुविधा के लिए शुल्क देकर कुख्यात अपराधी भी आराम से रहते हैं। उत्तर प्रदेश के ही चित्रकूट जेल में तो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पत्नी से मिलने के लिए जेलर का ही कक्ष दे दिया गया था। अधिकारियों की विशेष टीम बनाकर जेलों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए तो पूरा सच सामने आ जाएगा। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा किया जाना अब आवश्यक हो चुका है। जेल में बैठकर भी आसानी से जिंदगी जी रहे लोग, बाहर बात भी कर रहे हैं, अपना काम धंधा भी कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश से देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। विलुप्त तो होती चिड़िया का संरक्षण, विश्व गौरैया दिवस। घर आंगन के को अपनी चह से गुंजायमान कर देने वाली एवं उदास निराश भरे वातावरण में भी अपनी चहक से रौनक भर देने वाली गौरैया एक सुंदर, सुकोमल, सर्व मनोभावन, फुर्तीली एवं मनुष्यों के आसपास रहने वाली चिड़िया है। चंचल चित्तवन वाली गौरैया का फुदकना और चहकना मानो मन को बड़ा लुभाता है। गौरैया अपनी बाल सुलभ चंचलता, मधुरता, कोमलता के कारण बच्चों को सर्वाधिक प्रिय लगती है। और आप देखते होंगे कि पहले आपके घर के आसपास ही मिल जाती थी, आजकल वो भी देखना मुश्किल हो गई। यह एक सर्वहारी ओमनी ओवरस चिड़िया है जो सब्जियां, फल फूल, पत्ते, कीड़े मकोड़े, विशेषकर मानसून के मौसम में पाए जाने वाले कीड़े भी खाती है। यह खेतों में पाए जाने वाले कैट वर्म जैसे फसलों के लिए अत्यधिक खतरनाक माने जाने वाले लार्वा यानी फसलों के शत्रु कीटों को खाकर या मारकर तथा अपने चूजों को खिलाकर कृषि एवं किसानों को मितवत लाभ पहुंचाती है। और इसके अतिरिक्त यह पर्यावरण के संतुलन में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सोच रहे हैं चिड़िया का भी अपना योगदान है। गौरैया हमारे घरों में रहना पसंद करती है। गौरैया विश्वव्यापी होने के साथ साथ एक सामाजिक चिड़िया भी है। हमारे घरों के आसपास मौजूद रहने वाले
कनेर, सहतूत, अनार, अमरूद इत्यादि जैसे छोटे छोटे झाड़ीदार पेड़ पौधे गोरैया का प्रिय निवास स्थान होते हैं। दुर्भाग्य से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं जन आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप दिनों दिन बढ़ते कंक्रीट के जंगलों तथा कम होते पेड़ पौधों के कारण आज गोरैया का जीवन संकट में पड़ गया है। और आप देखिए, विकिरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के कारण वातावरण के तापमान में वृद्धि होने से गोरैया की असमय मृत्यु होने लगी है। दरअसल गोरैया अधिक गर्म वातावरण सहन नहीं कर पाती है। इनके अतिरिक्त लगातार बढ़ता ध्वनि प्रदूषण भी इन गौरैया के आप देखते हैं कि लिए जानलेवा होता है। यही कारण है कि लगभग 1000 वर्ष से हमारे घरों में आसपास के वातावरण में रहती आ रही गौरई की संख्या में दिनों दिन कमी आती जा रही है। देश के बड़े शहरों में तो यह विलुप्त हो प्राय हो चुकी है। और आप देखेंगे कि परंतु अब तो छोटे छोटे शहरों में भी यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि हमारे ग्रामीण परिवेश में गौरैया का चहचहाना, फुदकना, कमोबेश आज भी जारी है। वहीं छोटे छोटे शहरों में जो गौरैया अब तक बची है वे अब भी दाना पानी और रहवास के अभाव तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सतत संघर्ष करते हुए अब तक टिकी रह पाएंगी। कब तक टिकी रह पाएंगी यह बता पाना बेहद कठिन है। इसलिए यथासंभव हमें अपने घरों के आसपास तथा छतों पर कनेर, सहतूत, अनार, अमरूद इत्यादि जैसे छोटे छोटे झाड़ीदार पेड़ पौधे लगाने तथा पहले से मौजूद पेड़ पौधों को संरक्षित करने की जरूरत है। साथ ही हमारी प्यारी गौरैया के लिए दाना पानी की उचित व्यवस्था भी करने की जरूरत है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। और विश्व गौरैया दिवस के बारे में जरूर याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये कब मनाया जाता है? ये पूछ लेगा ना, 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन से क्या रहता है कि पूछ लिया जाता है आपसे। दुनिया भर में गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य गौरैया के बारे में एक तरह से आप देखिए, आम पक्षी है ना, जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तरह से। इसका आरंभ कब हुआ था? 2008 में। ये आप देखिए 2008 में हेरिटेज ऑफ द एनवायरनमेंट नाम दिया गया। विश्व गौरैया दिवस मनाने की योजना भी इन्हीं के कार्यालय में एक सामान्य चर्चा के दौरान हुई थी। नासिक निवासी मोहम्मद दिलावर ने घरेलू गौरैया पक्षियों की सहायता हेतु नेचर फॉरएवर सोसाइटी की स्थापना की थी। ये यहाँ आप देखेंगे टिप्पणियाँ हुआ करती हैं, इन्हें देखना हुआ करे तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए, सुनीता की अंतरिक्ष से वापसी के मायने। सुनीता विलियम्स आप देखते हैं कि धरती पर आ चुकी है ना, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। अब आप सोचिए कि कल की घटना, 2 घटनाएं हुई, आप सभी ने देखा है। एक तो आपने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, एक लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम में भर दिया अपने उसके आशिक के साथ मिलकर। एक दूसरी घटना आपने देखा है कि सुनीता विलियम्स की। तो मैं कह रहा हूँ एक दुनिया में ऐसे माँ बाप हैं जो कह रहे हैं कि हमारी बेटी सुनीता विलियम्स जैसी होनी चाहिए। एक माँ बाप उसके खुद कह रहे हैं, उसके मुस्कान नाम है ना उस लड़की का, कि भगवान करे ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। तो पिछले कुछ वर्षों से अंतरिक्ष में जाने की तमाम विकसित देशों की ओर से होड़ बढ़ गई। और आप देखेंगे कि हाल के कुछ वर्षों के दौरान कई संबंधित विशेषज्ञों के साथ 7 अरबपति कारोबारी और टेस्ला एक्स, फुल ट्विटर एक एवं स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क मंगल ग्रह पर मनुष्य को ले जाने की अपनी योजनाओं का राजफास करते हुए अंतरिक्ष यात्राओं के भविष्य को लेकर बहुत कुछ आप देखते हैं कहते रहे। मस्क ने एक बार फिर यह कहा था कि किसी तरह आप पृथ्वी की पकड़ उसके वायुमंडल से बाहर से निकल गए तो शेष अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही आसान हो जाती है। एक अर्थ में उनकी बात में दम है, और क्योंकि उसी खासियत की वजह से इंसान की बनाई एक चीज, या कहें कि वायेजर यान अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर दूर आप देखते हैं सौरमंडल के छोर तक जा पहुंचा है। लेकिन मस्क के बयान में उस जटिलता का उल्लेख नहीं था। यदि एक यान को किसी ग्रह या आप देखते हैं कि उपग्रह पर उतरना पड़े तो क्या आप देखते हैं कि वह भी इतना आसान होगा? तो उसी की बात हो रही है। और अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों या फिर उपग्रहों पर यान को पहुंचाना कितना मुश्किल है, यह 1972 के बाद से चंद्रमा पर किसी इंसान के नहीं पहुंचने से साबित हो जाता है। यही नहीं, यदि अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी के वायुमंडल में से होते हुए धरती पर उतरना
हो तो वह और भी मुश्किल काम है। यही वजह रही है कि पिछले साल 5 जून 2024 को सिर्फ 8 दिन की अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की यात्रा पर सहयोगी बुच विल्मोर के साथ गई सुनीता विलियम्स को वापसी यात्रा यान में के तकनीकी खामियों के कारण स्पेस स्टेशन पर ये अटक जाना पड़ा। और हालांकि आप देखिए वह यान तो अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लौट आया था, लेकिन सुनीता और बुल विल्मोर 9 महीने के लिए आईएसएस पर फंस गए थे। लंबे इंतजार और काफी प्रयासों के बाद अब भले ही 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूस के लेक्जेंडर गॉर्बोनोव के साथ दो पृथ्वी पर सकुशल वापस लौट आए, लेकिन आप देखेंगे कि अंतरिक्ष में फंस जाने की बेदुविधाएं पर्यटन से लेकर उस सारे अंतरिक्ष अभियानों के लिए सवाल खड़ा कर रही हैं, और जिन्हें लेकर आप देखते हैं कि जिन्हें लेकर दुनिया काफ़ी आसान्वित है और जिन पर गंभीर कोशिशें चल रही हैं। और 8 दिन बनाम 9 महीने, इसमें कोई संदेह नहीं कि पृथ्वी से बाहर पैर रखते ही कोई भी व्यक्ति उस अंतरिक्ष का सहभागी हो जाता है जो अनजाना, या आप देखिए अनजाना है और जिसका कोई छोर नहीं है। इंसान ने विज्ञान की तरक्की की बदौलत अब तक पृथ्वी की इकलौती उपग्रह चंद्रमा की जमीन छुई और उसके बनाए यान मंगल की धरती पर उतर चुके हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे अभियानों से सौर मंडल के अन्य ग्रहों और इसके मुखिया यानी सूरज की सतही का एक आकलन किया। दूरबीनों और रेडियो टेलीस्कोप आदि के जरिए अंतरिक्ष की माप और पृथ्वी के पार जीवन की तलाश के कई और महत्वपूर्ण प्रयास सतत जारी रहे, और इन्हीं में से एक है अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला के रूप में स्पेस स्टेशन बनाना और उस पर अपने विज्ञानियों तथा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर अंतरिक्ष एवं पृथ्वी संबंधी विभिन्न शोध आदि करना। इस समय ऐसे ऐसे 2 स्पेस स्टेशन कार्यरत हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जिसे अमेरिका की नासा और रूस की आप देखिए ईएसए और कनाडा की सीएसए नामक अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर बनाया। जिस तरह से हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना इसरो, इसी तरह से अमेरिका की और रूस की और आप देखते हैं जापान की है। तो ये भी याद रखिएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अलावा चीन का स्वयं का स्पेस स्टेशन तियांगोंग भी अब अस्तित्व में है और जिसका संचालन चीन की मैन्ड स्पेस एजेंसी करती है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का किस्सा आईएसएस से जुड़ा है। पिछले साल 5 जून को ये दोनों अंतरिक्ष यात्री करीब हफ्ते भर के लिए आईएसएस पर गए थे, लेकिन इन्हें वहां ले जाने और वापस लाने वाले बोइंग कंपनी के यान स्टारलाइनर में आईएसएस पहुंचने के ठीक बाद कई तकनीकी समस्याएं सामने आ गईं। स्टारलाइनर को आईएसएस पर भेजा ही इस उद्देश्य से गया था ताकि आप देखेंगे कि इसकी जांच की जा सके और नियमित इस्तेमाल पर इसका प्रदर्शन कैसा होगा। लेकिन पहली ही यात्रा में इसके propulsion सिस्टम में हीलियम गैस की लीकेज हो गई और साथ ही उड़ान के दौरान यान को गति देने वाले थ्रस्टर्स में से कुछ ठप पड़ गए। समस्या दे रहे यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाना जोखिमपूर्ण हो सकता था और इसमें ऐसी समस्या थी जिनका असर वायुमंडल में प्रवेश एंट्री करने पर यान पर पड़ता। लिहाजा नासा ने यान को इन यात्रियों के बिना ही वापस बुलाना उचित समझा। हालांकि वापसी की यात्रा में स्टारलाइनर में कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, लेकिन अतीत में जनवरी 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया STS 107 के साथ हुई दुर्घटना में भारतीय मूल की कल्पना चावला को जो खो चुके नासा को यह जोखिम लेना ठीक नहीं लगा और इस बीच हालांकि कुछ कोशिशें और हुई, लेकिन अलग अलग कारणों से सुनीता और बुच विल्मोर को आईएसएस से वापस लाने के लिए यान नहीं भेजा जा सका और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। और यहाँ तक कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने यह पूछा कि आखिर इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में ही हुई 9 महीने की देरी की क्या वजह रही है। उन्होंने इसका उत्तर एक शब्द में दिया कि कहा बाइडन, यानी कि आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ यह देखना भी दिलचस्प है कि इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग कंपनी के यान के बजाय एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बनाए यान स्पेस एक्स क्रू 10 से वापस लाया गया। इसे ही भी ट्रंप के नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है और कैसे वे मस्क जैसे कारोबारी को हर क्षेत्र में बढ़त दिलाने का मौका दे रहे हैं। बेजोड़ साहस और जीवटता, यहाँ इस पूरे वाक्य को 2 पहलुओं से देखना जरूरी है। एक नजरिया अंतरिक्ष की जटिलताओं का और दूसरा अंतरिक्ष यात्रियों के साहस का। पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में अंतरिक्ष पर्यटन की वकालत की जा रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष पर्यटन की योजनाओं के तहत
परीक्षण कर चुके हैं, दावा कर रहे हैं कि वे जल्द ही स्पेस टूरिज्म के सपने को साकार कर देंगे। लेकिन इन दावों को आधार देने वाली वास्तविकता का गंभीर पहलू यह है कि हाल में स्वयं स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जैसे ताकतवर रॉकेट अपने परीक्षण में नाकाम हुए हैं। यानी पृथ्वी के वायुमंडल की कैद से बाहर निकलना ही अपने आप में काफी बड़ी चुनौती है। ऐसे में अंतरिक्ष की सरहद छूना और चांद तारों की सैर से को निकालना तो दूर की कौड़ी। दूसरी, यदि एक बार कोई अंतरिक्ष में पहुंच भी गया तो उसकी वापसी आसान नहीं है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर तो अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। स्वयं सुनीता तीसरी बार आईएसएस पर गई थी। विल्मोर भी 2 बार आईएसएस के निवासी रह चुके हैं और ये अनुभवी यात्री तो अंतरिक्ष में महीनों तक टिके रहने का साहस दिखा सकते हैं कि किसी गड़बड़ी की सूरत में योजना में हुए बदलाव से 8 दिन के स्थान पर 9 महीने अंतरिक्ष में गुजारने का साहस दिखा सकते हैं। पर क्या यह आम पर्यटक में यह साहस है? कई तो आप देखिए घबरा के मर जाएंगे। विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन। कल्पना चावला के बाद जिस एक अंतरिक्ष यात्री से हम भारतीय अंतरिक्ष जुड़ाव महसूस करते हैं, सुनीता विलियम्स उनमें से एक हैं। भारतीय मूल की 59 वर्षीय सुनीता विलियम्स आईएसएस पर पहले भी 2 बार जा चुकी हैं। पहली बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 2006 में कदम रखा था। उस दौरान वह 9 दिसंबर 2006 से 22 जून 2007 तक आईएसएस पर रही थी। 6 महीने के आईएसएस के उस प्रवास में सुनीता ने कई प्रयोगों को अंजाम दिया था। उस अवधि में अंतरिक्ष में मैराथन करने का एक अनोखा कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम स्थापित है। असल में उन्होंने जनवरी 2006 में बोस्टन मैराथन में शामिल होने के लिए आईएसएस पर मौजूद रहते हुए ही क्वालिफाई कर लिया था। ऐसे में जब अप्रैल 2006 में बोस्टन में वास्तव में मैराथन का आयोजन हुआ तो उस दौरान अंतरिक्ष में 4 घंटे 28 मिनट तक ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए करीब 42 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस अवधि में आईएसएस ने पृथ्वी के 2 चक्कर लगा डाले थे। इस तरह अंतरिक्ष में मौजूद रहकर मैराथन में भाग लेने का यह अनोखा रिकॉर्ड भी बना। सुनीता विलियम्स आईएसएस की दूसरी यात्रा पर 14 जुलाई से 18 नवंबर 2012 के बीच गई। इस यात्रा में उन्होंने पहली बार आईएसएस पर अपना जन्मदिन 19 सितंबर को मनाया। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया कि इस यात्रा में वह अपने साथ श्रीमद् भगवद गीता की एक पेटी, भगवान गणेश की एक मूर्ति और कुछ समोसे लेकर गई थी। और इस रहस्योद्घाटन ने उन्हें भारत में काफी चर्चा में ला दिया, क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव भी प्रदर्शित हो रहा था। केवल सांस्कृतिक लगाव के मामलों में नहीं, बल्कि एक विज्ञानी और इंजीनियर के रूप में सुनीता का योगदान काफी उल्लेखनीय है। आईएसएस की दूसरी यात्रा एक्सपेडिशन 32 के समय सुनीता की भूमिका चालक दल के एक फ्लाइट इंजीनियर की थी। आईएसएस पर पहुंचने पर उन्हें एक्सपेडिशन का कमांडर घोषित किया गया था। सुनीता विलियम्स खुले अंतरिक्ष में 4 बार बाहर निकलकर चहलकदमी करने, अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर शून्य में तैरते हुए 29 घंटे 17 मिनट बिताने से लेकर जून 2007 में आईएसएस से वापसी के दौरान शटल अटलांटिक के तापरोधी कवच में आई दरार की मरम्मत करने से जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा चुकी हैं। और इससे साबित होता है कि यदि एक महिला को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे निभाने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। अब आप सोचिए, दुनिया के कौन माता पिता होंगे जो सुनीता विलियम्स जैसे बच्ची बेटी ना चाहेंगे। और सलूट करता है, करने का मन करता है कि भाई बेटी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। सीधी सी बात, मतलब इस तरह की बहादुरी बेटियां होना चाहिए। आप देखते हैं कि मुझे लगता है समझदार बेटियां होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए, दुनिया में भरमार है तो देख तो रहे आप लोग उत्तर प्रदेश की घटना, इस तरह की डेली आप लोग घटना, क्योंकि उनकी सोच, उनकी दिमाग उतना ही विकसित हुआ है। अब सुनीता विलियम्स को देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपने क्षेत्र में 100% दीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए। और भैया यहाँ इस धरती से जाना सबको है। नाम अब आप देखिए, सुनीता विलियम्स का हम लोग कितने गर्व से, आप देखिए पूरा ट्विटर पड़ा हुआ था, हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। ऐसी तरक्की करिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को, खूब तरक्की करिए। ये सब राजनीति की खूब बातें हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी, क्या आर्टिकल थे, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।